अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोशियोग्राफी में जो हमारा आज का टॉपिक है वह है जी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देखते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो 1910 के अंदर अल्फ्रेड वेगनर एक साइंटिस्ट था जिसने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया था। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था, ऑल द कॉन्टिनेंट्स हैड बीन जॉइंड टुगेदर इन अ सिंगल लैंड मास एंड हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट। यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक ही लैंड मास था, एक ही जगह पर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कुछ ऐसी चेंजेस आई जिसकी वजह से वो कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो गए, यानी कि ड्रिफ्ट हो गए। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं, इस वजह से इस हाइपोथेसिस को जो है वो नेक्स्ट अब थ्योरी के लेवल पे पहुंचा, तो इसका नेम जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रखा गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेगनर ये कहा जाता है कि अर्ली टाइम्स के अंदर एक ही मास था जहाँ पे सारे के सारे आइलैंड्स जो है वो ज्वाइंट्स थे। वो जो एक सिंगल मास था जिसके अंदर सारे आइलैंड्स जो है वो एक जगह पर इकट्ठे थे, उस सिंगल मास को पेंजिया का नेम देते हैं। पेंजिया जो है वो एक लैटिन वर्ड है। पेंजियस का मतलब होता है ऑल लैंड, यानी कि पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो इस तरह से एक ही जगह पर एक साथ प्रेजेंट है और उनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आइडिया आया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो स्लोली ड्रिफ्ट होते हैं, स्लोली जो है वो एक दूसरे से दूर मूव करते हैं, इसलिए इस आइडिया की वजह से इस थ्योरी का नाम जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रखा गया। और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को इसने ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन एक बुक थी जो कि 1915 के अंदर पब्लिश हुई थी, उसके अंदर इस थ्योरी को जो है वो पब्लिश किया गया था और इसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ये वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है आइलैंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्मेशन के लिहाज से। अब कैसे एक्सेप्टेड है, कुछ एविडेंस ऐसे थे जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे। वो एविडेंसेस क्या क्या थे उसको हम देखते हैं। सबसे पहला एविडेंस जो उसने दिया था वो लैंड फॉर्म्स का एविडेंस दिया था, यानी कि उसने ये कहा था जिस तरह हम लोग जो है वो एक पजल गेम खेलते हैं ना, जिसमें हम डिफरेंट जो पजल्स होते हैं उनको पहले ब्रेकअप करते हैं, बाद में उनको ज्वाइन करते हैं, तो एक पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। अब जो लैंड फॉर्म एविडेंस है इसके अकॉर्डिंग वेगनर ने क्या कहा था कि अगर जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना सारे, इन सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाए, आपस में जोड़ा जाए, तो इनके जो एजेस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर फिट आ जाएंगे, जिस तरह वो पजल के एजेस एक दूसरे के अंदर फिट आ जाते हैं। तो सारे एजेस जो है वो एक दूसरे के अंदर फिट आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अगेन जो है वो एक पेंजिया की शेप अख्तियार कर लेता है, जो कि इस बात का सबूत बनता है कि ये पहले जो कॉन्टिनेंट्स जो रहते हैं वो सेम थे, आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रिफ्ट करके जो है वो एक दूसरे से दूर हुए हैं। इसके अलावा इनका जो एविडेंस है वो फॉसल से मिलता है, यानी कि फॉसल जो होते हैं वो रॉक्स के अंदर इतने ज़्यादा प्रिजर्व नहीं हैं, लेकिन जो दूसरे हैं वहाँ पे जो आइलैंड्स है, लैंड है, वहाँ पे जो फॉसल्स हैं वो ज़्यादा प्रिजर्व्ड हैं। ठीक है, इसमें एक फॉसल था जो कि जो है वो मतलब ऐसी दो जगहों पे वो फाउंड हुआ है जिनको जो दोनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अब आपस में सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि उनके दरमियान ओशन आ चुका है, लेकिन उन दोनों कॉन्टिनेंट्स के ऊपर सेम फॉसिल की प्रेजेंस ये जाहिर करती है कि किसी टाइम पे ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के पास थे, दोनों के ऊपर सेम टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर हुए हैं। इसके बाद जो है फॉसल्स के लिहाज से देखें तो एक और एग्जांपल आती है जो कि ग्लेसोप्टेरस जो है, ये एक फर्न लाइक प्लांट है जो कि 250 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो प्रेजेंट था। ठीक है, ये जो प्लांट्स है ये अफ्रीका की रॉक्स, ऑस्ट्रेलिया की रॉक्स, इंडिया और अंटार्कटिका के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम इस प्लांट के सीड्स को देखें तो इन प्लांट के जो सीड्स हैं वो इतने फ्रेजाइल हैं कि वो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका के रीजन के अंदर इसलिए प्रेजेंट है कि विंड के जरिए इसके जो सीड है वो डिस्पर्स हो गए थे। इनके सीड्स बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, ना तो वो वाटर के जरिए कैरी कर सकते थे, ना वो विंड के जरिए कैरी कर सकते थे। इसका मतलब है कि किसी टाइम पे ये जो चारों इलाके हैं ये एक साथ मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक तरह के प्लांट्स प्रेजेंट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्टिंग के जरिए ये एक दूसरे से दूर होते गए हैं, लेकिन अभी भी सबके ऊपर जो है वो सेम फॉसल प्रेजेंट है जो कि 250 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो बना था।
इसके बाद फॉसिल्स के जो है वो एविडेंस से जो है वो वैगनर ने ये इंक्लूड किया कि जो रेप्टाइल्स हैं वो ओशंस के ज़रिए, यानी कि ऐसे मतलब फॉसिल जो रेप्टाइल्स के हैं वो तो ओशंस के ज़रिए जो है वो सेपरेट हो गए, यानी कि दरमियान में ओशन आ गया तो रेप्टाइल उसको पार नहीं कर सके, तो वो अपने कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए, वहाँ पे जो है वो लिमिटेड हो गए, उनको वहाँ पे बाउंड होना पड़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये है कि जो फन फॉसिल है उनकी भी वाइड सेपरेट अकनेस है। अब जो फन फॉसिल की वाइड सेपरेट अकनेस है, यानी कि फन के जो फॉसिल्स है वो भी हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये इस बात को सपोर्ट करता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो ठीक है। जो आइलैंड्स जो कॉन्टिनेंट्स थे सॉरी, वो वाकई ही एक टाइम पे बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे से सेपरेट होते गए हैं। इसके बाद ये क्लाइमेट से इसका एविडेंस मिल सकता है। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो क्लाइमेट होता है वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करता है, इवन सेम टू सेम भी होता है, जो कि इस बात का फुल एविडेंस है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो किसी टाइम पे पेंजिया के फॉर्म में ज्वाइंट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है वो ड्रिफ्टिंग हो चुकी है। देन जो है वो क्लाइमेट के बेस पे जो है वो हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं। जैसे कि जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये एविडेंस फाउंड किया है कि जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो यानी कि प्रेजेंट है, उनकी रिजेंबलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के साथ पाई जाती है, जो कि इस बात का सबूत है कि ये किसी टाइम में जो है वो उनके दरमियान 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो है वो डिस्टेंस है। इसके बावजूद उनकी जो रिजेंबलेंस है वो इस बात का सबूत है कि किसी टाइम पे ये सारे इकट्ठे एक साथ प्रेजेंट थे, लेकिन अब जो है वो उनकी ड्रिफ्टिंग हो। इसके अलावा वैगनर ने जी इन एविडेंसेस के साथ साथ जो है वो ये भी कोशिश की थी कि उसने ये एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की थी कि ड्रिफ्टिंग जो है वो कैसे हुई होगी, किस तरह से जो है वो पहाड़ बने होंगे, किस तरह से कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक दूसरे से दूर हुए होंगे, ठीक है। इसका आइडिया क्या था कि जो ड्रिफ्टिंग है वो कोलाइड की वजह से हुई है, यानी कि उनके जो एजिस हैं वो फोल्ड हो गए थे, एजिस जो है उनके जो किनारे हैं वो फोल्ड हो गए थे, क्रम्बल हो गए थे, जिसकी वजह से उनके आपस में कोलाइन हुई और कोलाइन से जो है वो एक दूसरे से ड्रिफ्ट यानी एक दूसरे से दूर हटते गए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि फोल्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रही और फोल्डिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान जो है वो स्पेस आती रही और स्पेस आते आते वो जो है वो एक दूसरे से दूर होते गए, और जो उनकी फोल्डिंग की वजह से जो उनके एजिस हैं उनके जो थोड़े थोड़े पीस वहाँ पे नीचे जो है वो उनके चंक्स था, उनका रॉ मटीरियल छोटे छोटे पीस नीचे गिरे थे, उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे माउंटेन्स बन गई थी, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने वैगनर के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया था। किस वजह से रिजेक्ट किया था कि उसने ये तो बता दिया कि वो किस तरह से पुल अपार्ट हुए होंगे, किस तरह से दूर हुए होंगे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सा ऐसा एक्टिविटी है, कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स के एजिस हैं वो फोल्ड अप हो गए हैं, क्यों वो फोल्ड अप किए हैं, उनके अंदर क्या चेंज आया था, और अगर वो फोल्ड अप हुए थे तो वो दोबारा से सस्टेन क्यों नहीं हुए, वो क्यों कंटिन्यूसली फोल्डिंग ही करी जा रहे थे, ऐसा कौन सी डिस्टर्बनेस आई थी, ये सारी जो है वो वैगनर ने एक्सप्लेन नहीं की थी, इसलिए इस बेस पे जो है वो इसके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन 1900 में जियोलॉजिस्ट ने ये बता दिया था कि उन्होंने ये आइडिया दिया था कि मे बी जो कूलिंग होती है अर्थ की, कूलिंग की वजह से अर्थ जो है वो श्रिंक करती है, यानी कि लगातार वो कूल करती है और एक्सपैंड करती है, तो उसके श्रिंक करने से और एक्सपैंड करने से जो उनके एजिस हैं वो फोल्ड होना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद है जी, उसके बाद जो सेकंड रिजेक्शन था वो ये था कि जो क्रस्ट है वो रिंकल लाइक होनी चाहिए, यानी कि अगर उनके एजिस जो हैं वो फोल्ड हुए हैं तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सबके जो किनारे हैं वो रिंकल लाइक, यानी कि वहाँ पे छोटे छोटे कट लगे होने चाहिए, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से कट हुए हैं। तो जिस तरह हम किसी चीज़ को कट करते हैं तो दोनों जो उसके किनारे होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे से निशान से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि दोनों साइड जितनी भी अर्थ है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके सारे किनारों के ऊपर जो है वो रिंकल्स होने चाहिए अगर वो एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इनके दरमियान माउंटेन्स भी प्रेजेंट हो गई थी, माउंटेन कैसे बन गई फिर वो उनका भी एक जो है वो इसको वेल एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो 1950 तक जो है वो इसको रिजेक्ट किया जाता रहा था। लेकिन 1950 के बाद जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको अगेन जो है वो इसको मॉडिफाई किया था, और अगेन मॉडिफिकेशन के बाद जो है वो उन्होंने इस बात को ये कहा था कि ये जो थ्योरी है ये वेल
एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि इसके जो रिजेक्शन पॉइंट थे वो बाद में जो है वो हाइपोथेटिकली उनका आंसर दे दिया गया था, उसके स्पोज्ड आंसर मिल गए थे, इसलिए 1950 के बाद इस थ्योरी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये है जी आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का टॉपिक, और ये हमारा जू जियोग्राफी का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो आपका जू जियोग्राफी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है।